हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 22। विकी के बदतमीजी करने पर छवि ने खींचकर उसे एक थप्पड़ रसीद किया। पूरा ऑफिस हैरानी से छवि को देख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। पहली बार किसी लड़की ने विकी को थप्पड़ मारा था। उसे जब ये एहसास हुआ तो उसने गुस्से से छवि को देखा और हवा में हाथ उठाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू विकी सिंघानिया पर हाथ उठाए। विकी, सिंघानिया जी ने तेज आवाज में कहा तो विकी का हाथ हवा में ही रह गया। सिंघानिया जी विकी की तरफ आए और उसका हाथ नीचे करते हुए कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? वो आप इस लड़की से पूछिए जिसने मुझ पर हाथ उठाया। विकी ने गुस्से से पागल होते हुए कहा, मिस छवि, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने विकी पर हाथ उठाया? सिंघानिया जी ने हैरानी से छवि को देखते हुए पूछा। आई एम सॉरी सर, ये ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे थे जिससे किसी को चोट लग सकती थी। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे उन पर हाथ उठाना पड़ा। छवि ने सहजता से कहा, देखा डैड, सुना आपने कैसे बेशर्मी से ये बता रही है कि इसने मुझ पर हाथ उठाया। विकी ने नफरत भरी नजर से छवि को देखते हुए कहा, लेकिन छवि ने ना अपनी नजरें नीची की ना ही घबराई। वह शांत खड़ी विकी को देखते रही। सिंघानिया जी ने विकी के सामने हाथ करके उसे चुप रहने का इशारा किया तो विकी झल्ला उठा। सिंघानिया जी छवि की तरफ पलटे और कहा, मिस छवि, विकी इस कंपनी का अगला एमडी है। वो इस कंपनी में तोड़फोड़ करे चाहे कंपनी को ताला लगा दे, ये उसकी चॉइस है। एक एम्प्लॉय होकर तुम कंपनी के डायरेक्टर पर हाथ उठाती हो। विकी से माफी मांगो। सर, छवि ने हैरानी से कहा, ये मेरा बेटा है और तुम इस कंपनी में एक एम्प्लॉय, माफी मांगो उससे। सिंघानिया जी ने गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। छवि ने मिस्टर सिंघानिया से आंखें मिलाते हुए कहा। सिंघानिया जी ने सुना तो उन्हें यह अपमानजनक लगा। उन्होंने छवि को देखा और फिर वहां खड़े स्टाफ से कहा, अगर ये लड़की अभी अपने किए के लिए माफी नहीं मांगती है तो इस महीने की सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। छवि, प्लीज माफी मांग लो, प्लीज। वैभव ने उसके पास आकर धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, छवि प्लीज, अपना नहीं तो हम सबका सोचो। एक लड़की ने कहा, छवि प्लीज सॉरी कह दो, प्लीज। भीड़ में खड़े लड़के ने कहा तो छवि उन सब की शक्लें देखने लगी जो कि उतर चुकी थी। छवि सिंघानिया जी को एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन सिंघानिया जी उसकी सोच से विपरीत निकले। वे विकी की गलतियों को बढ़ावा दे रहे थे। छवि नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी स्टाफ वाले प्रॉब्लम में आए, इसलिए उसने विकी की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। क्या कहा? मैंने सुना नहीं, फिर से कहना जरा। विकी ने छवि को नीचा दिखाते हुए कहा। छवि की आंखों में नमी तैर गई। सही होते हुए भी उसे अपने आत्मसम्मान को कम करना पड़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखें लाल हो चुकी थी। उसने विकी की तरफ देखा और थोड़ा तेज आवाज में कहा, आई एम सॉरी। विकी के होंठ पर मुस्कान तैर गई। सिंघानिया जी ने सुना तो छवि से कहा, आइंदा से अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस ऑफिस से बाहर फेंक दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। कहते हुए छवि ने अपनी डेस्क पर रखी फाइल से रेजिग्नेशन लेटर निकाला और उस पर साइन करके मिस्टर सिंघानिया जी को देते हुए कहा, ऐसी नौकरी की मुझे जरूरत नहीं जहां मुझे अपना स्वाभिमान कम करना पड़े। मैं आज और अभी इस नौकरी से रिजाइन करती हूँ। एक बार फिर सब छवि को देखने लगे और देखते ही रह गए। वीएस ग्रुप एंड कंपनी में नौकरी पाना इंदौर के अधिकांश युवाओं का सपना था और इस नौकरी को छवि छोड़कर जा रही थी। छवि ने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। सिंघानिया जी के मुंह पर यह करारा थप्पड़ था जिसकी गूंज सिर्फ उन्हें सुनाई दे रही थी। सिंघानिया जी ने उस रिजाइन लेटर को फेंका और वहां से चले गए। विकी भी गुस्से में वहां से घर के लिए निकल गया। छवि के मारे थप्पड़ का ख्याल उसे बार बार आ रहा था और इसी वजह से वो काफी परेशान था।
उसने अपने नौकर रॉबिन को आवाज दी, रॉबिन, रॉबिन। यस सर। रॉबिन ने विकी के कमरे में आकर कहा, मुझे शैंपेन चाहिए। विकी ने कहा, विकी बाबा इस वक्त? रॉबिन ने हैरानी से कहा, तुम्हें जितना बोला है उतना करो, समझे तुम? विकी ने चिल्लाते हुए कहा तो रॉबिन चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह शैंपेन की बोतल और ग्लास के साथ कमरे में आया। उसने बोतल और ग्लास टेबल पर रखा और वहां से चला गया। विकी टेबल के पास आया और शैंपेन ग्लास में उड़ेलकर पीने लगा। रॉबिन नीचे हॉल में काम कर रहा था। तभी बाहर सिंघानिया जी की गाड़ी आकर रुकी। सिंघानिया जी गुस्से से भरे अंदर आए और रॉबिन से पूछा, विकी कहाँ है? विकी बाबा अपने कमरे में है, रॉबिन ने कहा। तो सिंघानिया जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वे ऊपर आए। विकी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सिंघानिया जी कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर पड़ी शैंपेन की बोतल देखी तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे विकी की तरफ आए और उसे अपनी तरफ किया तो विकी ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड। सिंघानिया जी ने खींचकर एक थप्पड़ विकी को मारा। विकी हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सिंघानिया जी ने ऐसा क्यों किया। सिंघानिया जी के सामने खड़ा वह अवाक सा उन्हें देखता रहा। सिंघानिया जी की आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने विकी को घूरते हुए कहा, मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिलाने में क्यों तुले हो तुम? तुम्हारी वजह से एक मामूली सी लड़की मेरे मुंह पर इस्तीफा मारकर चली गई। गौतम सिंघानिया, इंदौर का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसके इशारे पर यह बिजनेस वर्ल्ड चलता है, आज तुम्हारी वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये आखिरी वार्निंग है विकी। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें लंदन भेज दूंगा, हमेशा के लिए। कहकर सिंघानिया जी जैसे ही जाने लगी, विकी ने गुस्से से भरकर कहा, हाँ, जैसे 10 साल पहले मेरी माँ को भेज दिया था, हमेशा के लिए। विकी की बात सुनकर सिंघानिया जी के कदम रुक गए। वे उसकी तरफ पलटे और नफरत भरे भाव में कहा, तुम्हारी माँ बदचलन थी, इसलिए अपने आशिक के साथ भाग गई क्योंकि उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। विकी ने सुना तो खामोश हो गया। सिंघानिया जी उसके पास आए और धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता तुम अपनी माँ जैसे बनो। अब भी वक्त है, संभल जाओ। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। विकी ने कुछ नहीं कहा। उसका गुस्सा अब तकलीफ में बदल चुका था। सिंघानिया जी वहां से चले गए और जाते जाते उन्होंने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर दिया। विकी को अपनी कही बात का पछतावा होने लगा था। वह अपना सर पकड़कर बिस्तर पर आ बैठा। कोर्ट में अचानक हुए इस हादसे से सभी घबरा गए। जब सब शांत हुआ तो उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने कोर्ट में दंगे किए थे। अक्षत अपने कैबिन में चला आया। देखा सचिन और चित्रा घबराए हुए से बैठे हैं तो अक्षत ने कहा, तुम दोनों घर चले जाओ, कल से 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए तुम्हें नहीं आना है। जी सर, जो फाइल आपको चाहिए थी वो मैंने आपके टेबल पर रख दी है, सचिन ने कहा और जाने लगा। तो अक्षत ने कहा, सचिन, चित्रा को घर छोड़ देना। ठीक है सर। सचिन ने कहा, सर आप? चित्रा ने जैसे ही पूछना चाहा, अक्षत ने कहा, मैं ठीक हूं, तुम लोग घर जाओ। चित्रा ने कहा और सचिन के साथ चली गई। अक्षत अपनी कुर्सी पर आ बैठा। कुछ देर पहले हुआ हादसा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह सोच में पड़ गया और फिर अपनी आंखों को मूंदकर सर से पीछे सीट से लगा लिया। अक्षत ने अपने दिमाग पर जोर डाला और एकदम से उसे याद आया कि जिसने चित्रा पर हमला किया था वो जाना पहचाना इंसान था। अक्षत ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपना सर पकड़कर बड़बड़ाया, क्या वो शुभ था? अगले ही पल शुभ की कही बात अक्षत के जहन में कौन गई। मुझे अपने सामने देखकर तुम डर रहे हो क्या मिस्टर व्यास? तुम्हारा ये डर अच्छा लगा, अभी तो ये शुरुआत है। अक्षत का सर घूमने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस चेहरे को फिर से याद करने की कोशिश की जिसने चित्रा पर वार किया था। वो शुभ ही था। ये जानकर अक्षत का दिल किसी अनहोनी के डर से धड़क उठा।
अक्षत परेशान सा इस बारे में सोच ही रहा था कि अखिल हाथ में कप लिए अंदर आया और टेबल पर रखते हुए कहा, आज अगर पुलिस वक्त पर ना आई होती तो मिश्रा जी तो गए होते। ये सब हुआ कैसे? अक्षत ने सामने पड़ी चाय का कप उठाते हुए कहा, अरे वो मिश्रा जी ने कोई केस लिया था जिसे वो लंबा खींच रहे थे। क्लाइंट से हुई बहस बातों बातों में गाली गलौज पर उतर आई और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। वैसे ये मामला इतना जल्दी शांत नहीं होगा। कोर्ट को 2 दिन के लिए बंद करने का नोटिस लगा है बोर्ड पर। अखिल ने कहा, हाँ पढ़ा मैंने। मुझे नहीं लगता ये क्लाइंट्स का काम है। जरूर किसी ने बहकाने के लिए ये सब किया है। अक्षत के दिमाग में अभी भी शुभ घूम रहा था। अरे मैं खुद वही था। मेरे केस में अपोजिट वकील मिश्रा जी तो हैं। खैर ये सब छोड़, तू मुझे भाभी से मिलवाने वाला था। अखिल ने कहा, हाँ मैंने मीरा से कहा है तुमसे मिलने को। थोड़ी देर में मैं उसे लेने चलूंगा, तब तुम मेरे साथ चलो, वहीं मिल लेना। अक्षत ने कहा, ये ठीक रहेगा। निखिल ने उठते हुए कहा और वहां से चला गया। अखिल के जाने के बाद एक बार फिर अक्षत के दिमाग में शुभ घूमने लगा। अक्षत ने अपनी फाइल समेटी, जरूरी फाइल्स और लैपटॉप को बैग में रखा और घर जाने के लिए निकल गया। पार्किंग में आकर अक्षत ने अपनी गाड़ी निकाली और कोर्ट से बाहर आकर अखिल का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अखिल आया और अक्षत उसे लेकर मीरा से मिलने चल पड़ा। दोनों बातें करते हुए चाइल्ड होम पहुंची। अक्षत ने गाड़ी बाहर ही लगा दी। अखिल भी गाड़ी से उतरा और चारों ओर देखते हुए कहा, वैसे भाभी ने लोकेशन अच्छा चुना है चाइल्ड होम के लिए। हाँ मुझे भी ये जगह काफी अच्छी लगी। अच्छा अखिल सुन, आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मीरा को कुछ मत बताना प्लीज, वो खामखा परेशान हो जाएगी। अक्षत ने अंदर जाने से पहले अखिल से कहा, हाँ ठीक है मैं उसे नहीं बताऊंगा। अखिल ने कहा और फिर अक्षत के साथ अंदर चला गया। अक्षत और अखिल अंदर आए तो देखा कुछ दूर लॉन में खड़ी मीरा बच्चियों को कथक सिखा रही है। मीरा ने सफेद रंग का सूट पहना था, उस पर लाल रंग के दुपट्टे को कंधे से एक साइड से लेकर बांध रखा था। बालों की 2 लटें हमेशा की तरह उसके चेहरे पर झूल रही थी और वह कथक करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। दूर खड़ा अक्षत बड़े प्यार से मीरा को देखता रहा। उसे देखते हुए सहसा ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे। दिल में जो घबराहट थी वो अब शांत हो चुकी थी और आंखों में एक सुकून था। अखिल ने जब अक्षत को मीरा की तरफ इतने प्यार से देखते पाया तो कहा, अबे बस कर, तेरी वाइफ है, कितना देखेगा उसे। वो कितनी सुंदर लग रही है यार। अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा, हाँ यार सुंदर तो है। अखिल ने मीरा को गौर से देखते हुए कहा तो अक्षत ने उसकी तरफ देखकर कहा, ए भाभी है वो तेरी? हाँ मुझे मालूम है और मैं उसे भाभी माँ की नजर से देख रहा हूँ। अब चलो उनसे मिलते हैं, फिर मुझे घर भी जाना है, वरना तेरी भाभी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। अखिल ने कहा तो अक्षत हंसने लगा और उसके साथ आगे बढ़ गया। मीरा ने अक्षत और अखिल को साथ साथ देखा तो लॉन से निकलकर उनकी तरफ चली आई। उसने अपने दुपट्टे को सही किया और बालों की लट भी कान के पीछे कर ली। मीरा ने घड़ी में टाइम देखा, आज वो काफी जल्दी आ गया था। उसने अक्षत के पास आकर कहा, आज आप जल्दी आ गए? हाँ वो निखिल को तुमसे मिलना था, फिर कोर्ट में इतना काम नहीं था। ये अखिल है, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। कहकर अक्षत मीरा के कैबिन की तरफ चल पड़ा। मीरा अखिल के साथ लॉन में पड़ी कुर्सियों पर आ बैठी और वहां काम करने वाले लड़के से चाय भिजवाने को कहा। मीरा अखिल से बातें करने लगी। अक्षत कैबिन में बने बाथरूम में आया, मुंह धोया तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने रैंक में टंगा छोटा तौलिया उठाया और मुंह पोंछने लगा। तौलिए से आती भीनी महक से अक्षत मुस्कुरा उठा। वो मीरा की महक थी जिसे अक्षत बखूबी जानता था। अक्षत ने तौलिए को वापस रैंक में टांग दिया, शीशे में देखकर बाल बनाए और बाहर चला आया। बाहर आकर अक्षत मीरा के कैबिन को देखने लगा। उसे कैबिन बड़ा पसंद आया। कैबिन देखते हुए उसकी नजर दीवार पर लगी सावित्री जी की तस्वीर पर चली गई। अक्षत सावित्री जी की तस्वीर के सामने आया, उसे एकटक देखने के बाद कहने लगा, मैं आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप बिल्कुल मीरा जैसे रही होंगी। आपके दिए संस्कार ही हैं जिनकी वजह से मीरा हम सबकी जान है।
मैं जब भी उसे देखता हूँ खुद पर फक्र महसूस करता हूँ कि मुझे मीरा जैसी लड़की मिली। वो बहुत अच्छी है माँ। आप जहां भी है वहां से मुझे देख रही होंगी ना। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हमेशा मीरा का ख्याल रखूंगा, खुद से भी ज्यादा। अक्षत वहां से टेबल की तरफ चला आया जिसके पीछे दीवार पर बहुत सुंदर तस्वीरें लगी थी। अक्षत उन्हें देखते हुए जैसे ही निकला, दीवार के पास रखे छोटे टेबल पर पड़ा कार्ड नीचे गिर गया। अक्षत ने उसे उठाया और खोला। उसमें गुलाब का फूल रखा था जो कि थोड़ा थोड़ा मुरझा चुका था। फूल के साथ ही कार्ड में लिखा था हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैम, और साथ में नीचे लिखा था अखिलेश। अक्षत कभी मीरा पर शक नहीं करता था, उसे मीरा पर खुद से ज्यादा भरोसा था। लेकिन इस कार्ड और गुलाब को देखकर अक्षत को थोड़ी सी जलन की भावना महसूस हुई। उसने फूल को वापस कार्ड में रखा और बाहर जाने लगा। जाते जाते अक्षत ने उस कार्ड को फूल समेत केबिन के बाहर रखे डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि अपनी मीरा को वह किसी से बांट नहीं सकता था। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 22। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।